तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि वैक्सीन सर्टिफिकेट पर मोदी की तस्वीर लगाकर बुरी तरह से फंसी भाजपा। केरल हाई कोर्ट ने मोदी को भेजा नोटिस, केंद्र सरकार से मांगा है जवाब। भाई आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों की हत्या करना लखीमपुर में भाजपा को पड़ा भारी। किसानों को लेकर औंधे मुंह गिरी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंची आज बीजेपी नेता के बेटे आशीष मिश्रा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अफगानिस्तान की मस्जिद में आईएस ने किया हमला, 100 मुसलमान की हो गई बुरी तरह से मौत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में लवकुश रामलीला पर कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन करने के मामले में केस हुआ दर्ज, बुरी तरह से फंस गए हैं रामलीला के आयोजक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लखीमपुर खीरी घटना को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लगा बड़ा झटका। लखीमपुर खीरी घटना को लेकर 2 भाजपा कार्यकर्ताओं को भेजा गया जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में एबीपी वोटर के सर्वे में भाजपा को लगा बड़ा झटका, बुरी तरह से चुनाव यूपी में हार रही है भाजपा, सपा की बन रही है उत्तर प्रदेश में सरकार। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वैक्सीन सर्टिफिकेट पर मोदी की तस्वीर लगाना भाजपा को पड़ा भारी। केरल हाई कोर्ट ने मोदी से मांगा जवाब, भेज दिया नोटिस। जी दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर मोदी की तस्वीर लगाना भाजपा को भारी पड़ गया है और प्रधानमंत्री मोदी इसी को लेकर बुरी तरह से फंस गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर मोदी की तस्वीर को लेकर केरल हाई कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को नोटिस भेजा है। केरल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को उस याचिका पर नोटिस भेजकर जवाब मांगा है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के बिना कोरोना वैक्सीन प्रमाण पत्र दिए जाने की मांग की गई थी। वहीं आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि दुनिया भर के देशों में कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर वहां के प्रतिनिधि या वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का फोटो नहीं है, लेकिन सिर्फ भारत में ही ऐसा क्यों है। प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरकार अपनी तस्वीर यहां पर क्यों लगाई। इस वैक्सीन को बनाने वाले वैज्ञानिकों की तस्वीर होती तो ठीक था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एक राजनेता है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों तस्वीर कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर अपनी लगवाई है। इसी को लेकर केरल हाईकोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस भेज दिया है और जवाब मांगा है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी सहित कई राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटा भी दी गई थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान आंदोलन को लेकर उत्तर प्रदेश में औंधे मुंह गिरी योगी सरकार। क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलना उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को भारी पड़ गया और किसान आंदोलन इतनी तेज आगे बढ़ा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों के सामने घुटने टेक दिए और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अभी 8 दिन भी नहीं हुए हैं कि औंधे मुंह गिर गई है। दरअसल आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले में सुबह करीब 11 बजे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के पुत्र आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच की टीम आशीष मिश्रा से घटना के बारे में पूछताछ कर रही है। आशीष के पहुंचने से पहले लखीमपुर खीरी में पुलिस की तैनाती कर दी गई है, जगह जगह पर बैरिकेड भी लगाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि ऑफिस के बाहर भारी मात्रा में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद है। उम्मीद जताई जा रही कि आशीष मिश्रा को उत्तर प्रदेश पुलिस पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लेगी। तो किस तरह से औंधे मुंह भाजपा उत्तर प्रदेश में गिर गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान में तालिबान को लगा बड़ा झटका। आईएस ने एक मस्जिद पर किया हमला, 100 मुसलमानों की नमाज पढ़ते से मौत। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान में शिया मुस्लिम नमाजियों से भरी एक मस्जिद में शुक्रवार को विस्फोट कर दिया गया है, जिसमें 46 लोगों की मौत हो गई जबकि 145 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। इस बीच आतंकवादी समूह आईएसआई ने इस मस्जिद में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है और उसने कहा है कि वह यहां पर शिया समुदाय सहित तालिबान के नेताओं पर हमला करने आया था, लेकिन यहां पर तालिबान के कई नेता इस हमले में मारे गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि तालिबान के कब्जे के बाद भी अफगानिस्तान में अब आईएसआई तालिबान पर हमले कर रहा है, मस्जिद में बेगुनाह मुसलमानों को मारा है। दरअसल आपको बता दें कि जुमे की नमाज पढ़ने के लिए लाखों लोग मस्जिद में गए थे, जिसमें लगभग 46 लोगों की बुरी तरह से मौत हो गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से धार्मिक स्थलों पर आईएस हमला कर रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में लवकुश रामलीला पर कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन का केस दर्ज। जी दोस्तों आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में नवरात्रि के दिनों हो रहे रामलीला के आयोजकों में दर्शक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पालन भी नहीं हो रहा है।
इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली में लवकुश रामलीला इस पर केस दर्ज हो गया है और इन पर आरोप लगा है कि इन्होंने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया है, जिसके बाद जो दिल्ली में रामलीला का जो है आयोजन कर रहे हैं उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले तबलीगी जमात को बुरी तरह से दिल्ली पुलिस ने टारगेट किया था और तबलीगी जमात के बेगुनाह हजारों लोगों को जेलों में डाला था। लेकिन अब किस तरह से कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन इस पर दिल्ली पुलिस किसी को भी जेल में नहीं डालेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लखीमपुर खीरी घटना को लेकर भाजपा को लगा बड़ा झटका। 2 भाजपा के कार्यकर्ता भेजे गए इसी मामले में जेल। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या को लेकर बुरी तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के तुकुनिया कांड में गिरफ्तार 2 बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने जेल भेज दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जब लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंदा गया था तो उस गाड़ियों में ये भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद थे और इनको वहां पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद ये गंभीर रूप से घायल थे। इनका इलाज किया गया, लेकिन इनका इलाज होने के बाद आज इन्हें जेल भेज दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा के 2 कार्यकर्ताओं को लखीमपुर खीरी घटना में आज जेल भेज दिया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर मोदी सरकार को बड़ा झटका। आतंकी घटना नहीं हुई कम। जब दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आतंक को खत्म करने के लिए अनुच्छेद 370 और 35 से हटाया था, नोटबंदी भी की थी। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मोदी सरकार की ये दोनों ही फैसले खराब निकले और इन फैसलों का कोई भी असर आतंकवाद पर नहीं पड़ा। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से हटाकर बहुत बड़ा नुकसान देश का किया है। दरअसल आपको बता दें कि जब से जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35 से हटाया है तब से आतंकी घटना बहुत ज्यादा बढ़ी है। पहले इतनी आतंकी घटना जम्मू कश्मीर में नहीं होती थी, लेकिन अब एक हफ्ते में लगभग 7-8 लोगों को आतंकी वहां पर मार देते हैं। अनुच्छेद 370 न हटने से पहले इतने लोगों की वहां पर हत्या नहीं होती थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बुरी तरह से भाजपा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर फंस गई है और कोई भी फायदा आतंकवाद को लेकर मोदी सरकार को नहीं हुआ। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सपा सांसद आजम खान के बेटे को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दी राहत, नहीं होगी उनकी विदाई रद्द। जब दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को बड़ी राहत देते हुए विदाई खत्म करने के आदेश को चुनौती देने वाली उस याचिका को फिर से बहाल कर दिया है। शीर्ष अदालत अब मेरिट के आधार पर याचिका पर सुनवाई करेगी। बीते 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला की पैरवी करने के लिए किसी वकील के मौजूद न होने के कारण याचिका को खारिज कर दिया गया था। भैया आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम खान ने विधानसभा का 2017 में चुनाव लड़ा था, जिसके बाद वह जीत भी गए थे। भैया आपको बता दें कि उनके विरोधी ने आजम खान पर और उनके बेटे पर आरोप लगाए थे कि 25 साल की कम उम्र होने के बाद भी उन्होंने चुनाव लड़ा और फर्जी दस्तावेज बनवाए। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब आजम खान के बेटे की जो विदाई रद्द करने का आदेश था उसको बहाल कर दिया है। यानी अब आजम खान के बेटे 2022 का भी विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ लेंगे और कोई भी परेशानी नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ी राहत आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दी है। समाजवादी पार्टी में खुशी की लहर इस घटना को लेकर है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चीन ने खाई कसम, कहा हर हाल में ताइवान को चीन में मिलाकर रहेंगे। जब दोस्तों आपको बता दें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बार फिर ताइवान को चीन में मिलाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि चीन ने ताइवान के साथ शांतिपूर्ण एकीकरण करने की कसम खाई है। ऐसा जिनपिंग ने तब कहा है जब चीन और ताइवान के बीच पिछले 1 हफ्ते से तनाव बहुत बड़ा हुआ है। लोकतांत्रिक ताइवान चीन अपने कब्जे में करना चाहता है और ताइवान पर कब्जा करके इसे चीन में मिलाना चाहता है। ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसान आंदोलन से उत्तर प्रदेश में भाजपा को हुआ बड़ा झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक सर्वे सामने आया है। एबीपी सी वोटर के ताजा सर्वे में बताया गया है कि यूपी में एक बार फिर से बीजेपी मुश्किल से सरकार बना सकती है। यानी समाजवादी पार्टी और बीजेपी को बराबर सीटें इस बार के सर्वे में दी गई हैं। यानी कोई सी भी पार्टी बाजी मार सकती है। वहीं आपको बता दें कि किसान आंदोलन के बाद लखीमपुर खीरी घटना के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर बड़ा प्रभाव पड़ा है और लोग उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से नाराज हो गए हैं। भैया आपको बता दें कि 403 सीटों में से 200 सीटें 241 सीटें बीजेपी की दिखाई जा रही हैं। भैया आपको बता दें कि 199 से 245 सीटें समाजवादी पार्टी की भी इस ओपिनियन पोल में दिखाई गई हैं, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई। यानी समाजवादी पार्टी अब बिल्कुल बराबर की टक्कर पर जो है बीजेपी से है। उत्तर प्रदेश में 2-4 सीटों से ही हार जीत सपा और बीजेपी की होगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किसान आंदोलन से बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, कहा मोदी के नोटबंदी और तालाबंदी के सफर में डूब गई अर्थव्यवस्था।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के पास कोई आर्थिक नीति नहीं है, जिसके कारण जीडीपी गिर रहा है, संगठित और असंगठित क्षेत्र खत्म हो रहे हैं, बेरोजगारी 4.5 दशक के शीर्ष पर है और उद्योगों पर ताले लग रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री पद तक के 20 साल के सफर पूरे होने पर सरकार जश्न को लेकर प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कहा कि मोदी सरकार आर्थिक प्रबंधन में पूरी तरह विफल है। उसकी आर्थिक नाकामी के कारण सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 2016 से 17 की तुलना में 2020-21 में घटकर महज 4 से 3% रह गई है। उन्होंने कहा है कि पहले बीजेपी जो है कोरोना का हवाला देती थी, लेकिन अब कोरोना भी खत्म हो गया, तो क्यों जीडीपी देश की नहीं बढ़ रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी ने बोला है। एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक